आपके सामने न्यूज की हेडिंग्स कुछ इस प्रकार से हैं। थाउजेंड्स इन बर्लिन अटेंड नीव यूक्रेन पीस रैली। एक यहां पर रैली आयोजित की जा रही है, उस रैली के अंदर यूक्रेन में शांति हो इसलिए। तो आप पूछेंगे यूक्रेन की शांति के लिए जर्मनी में रैली क्यों हो रही है, बताएंगे, वो भी सारी बात बताएंगे। इसके साथ साथ ये यहां पर ओलाफ स्कॉल्ज आए क्यों हैं, मैं आपको बता रहा हूं। इस अकेले एक सेशन में 4 सेशन के बराबर ज्ञान है, आपको पता चलेगा। इसलिए केवल इसे एक सवाल समझ के मत सुनना, मैं बता दूं इसमें मैंने क्या क्या कवर किया है। देख लो, सबसे पहले मैंने यूक्रेन के उसके अंदर जर्मनी में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं वो कवर किया है। जर्मन चांसलर की इंडिया यात्रा हमने इसमें कवर की है। इसके साथ साथ हमने यह कवर किया है कि सबमरीन को लेकर के क्या विवाद चल रहा है, सबमरीन की विषय पर फ्रांस हमारे साथ क्यों नहीं आया, इंडिया का नेक्स्ट में विजन क्या है, इसके साथ साथ क्या भारत का G20 समिट सक्सेसफुल हो पाएगा। इतनी सारी बातें एक सवाल में हैं। चलिए आपको थोड़ा आगे लेके चलते हैं, आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर ये बजाते हुए म्यूजिक लगाते हुए लोग दिख रहे हैं आपको। ये भाई साहब ऐसी जिंदगी जो है ना, ये गजब लेवल की होती है। मतलब ये लोग ना, अपने तो बारात भी इतनी सुंदर नहीं लगती, यहां पे प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग ऐसे समझ संडे मनाने बाहर निकले हो। ये जर्मनी की राजधानी बर्लिन की स्टोरी है, और ये क्या कह रहे हैं, नो मोर यूक्रेन रशिया वॉर, हमें ज्यादा रशिया यूक्रेन वॉर नहीं चाहिए। निकल पड़े बाहर। अपन को तो देखते हुए चीयरफुल चेहरे लग रहे हैं, लेकिन भाई साहब इस वजह से जर्मनी की जो सरकार है वो टेंशन में चली गई है। 10,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर हैं और क्या कह रहे हैं, हमें युद्ध नहीं चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। इस भीड़ को आप यहां पर देख सकते हैं। भाई क्यों नहीं चाहिए, एक आंकड़ा बताता है कि जर्मनी को रशिया यूक्रेन वॉर से अब तक $100 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। यार ये फिर से जब बिलियन डॉलर की बात आती है तो मैं केवल एक पैमाना जानता हूं, $100 बिलियन मतलब कितना होता है। तो मेरी नजर में केवल इतना कि इसमें 2 बार पाकिस्तान को चीन खरीद सकता है, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को $60 बिलियन में सीपैक बना करके अपना गुलाम बना लिया। अब $100 बिलियन सोचो, जर्मनी को केवल इस युद्ध की वजह से नुकसान हो गया है। लगभग 2.5% उनकी जीडीपी जो है ना उसको लॉस हो गया है। इन्फ्लेशन बढ़ गई है, तमाम चीजें हुई हैं। लोग प्रदर्शन में बाहर आए हैं कि प्रदर्शन किस बात का, रूस के विरोध का कर रहे हैं या यूक्रेन के विरोध का कर रहे हैं, किसका, अपनी सरकार के विरोध का। क्यों भाई अपनी सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं। इन लोगों का मानना यह है कि इनकी सरकार ने इनडायरेक्टली लियोपोल्ड 2 नामक टैंक देकर रशिया यूक्रेन युद्ध के अंदर एंट्री ले ली है। इनका मानना यह है कि इनकी सरकार ने, यानी कि जो वर्तमान में यहां की शासन व्यवस्था है, उसने जो हाल ही में जेलेंस्की के मांगने पर जो टैंक भेजे हैं, वो टैंक कहीं ना कहीं जर्मनी की युद्ध में एंट्री करा चुके हैं। और हम युद्ध में एंटर नहीं होना चाहते। क्यों नहीं होना चाहते, क्योंकि 2 बार विश्व युद्ध हुआ है और दोनों ही बार जर्मनी के ऊपर ठीकरा फूटा है। 2 बार कब, 1914 से 18 के बीच में हुआ, जर्मनी सेंटर में था। 1938 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, जर्मनी सेंटर में था। वो नहीं चाहते कि तीसरी बार का भी ठीकरा उन्हीं के ऊपर फूटे कि लो भाई तुम्हारे कारण विश्व युद्ध हो गया, क्योंकि लियोपोल्ड 2 टैंक इनके द्वारा दिया गया है। अब खबर क्या है, इस बीच में 2 दिन के लिए 25-26 के लिए जर्मन के चांसलर इंडिया आए हुए थे। प्रधानमंत्री से बात कर रहे थे कि महाराज कुछ तो करो, इस युद्ध को शांत कराने के लिए कुछ करो। हमने पूछा अब क्यों आए हो, हमने तो मार्च में विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई है, आप क्यों आ गए। इनने कहा देखो हम चीन गए थे। बोले हमको पता है बेटा तुम चीन गए थे, चीन जाके हम कहे थे चाइनीज सरकार से कि युद्ध रुकवाइए। चीन जब गए थे तो शी जिनपिंग कहे थे कि हम पुतिन को आगाह करना चाहते हैं कि न्यूक्लियर बम नहीं फोड़ोगे, बाकी तुम्हें जो फोड़ना है फोड़ो। पुतिन मान गए थे, न्यूक्लियर बम की धमकी देना बंद कर दिए थे। लेकिन मोदी जी आपसे गुजारिश है, आप युद्ध शांत करा सकते हैं। बोले आहा हम तो पहले ही किए थे। बोले क्या पॉलिसी है आपकी। हमारी पॉलिसी है DPP, डिप्लोमेसी, पीस। और हम जब डिप्लोमेसी और पीस की बात करते हैं तो हम यह भी बात करते हैं कि आप मिलकर के डिप्लोमेटिक तरीके से एक साथ बैठकर पीस की बात करें और एक दूसरे को समझाएं, यानी कि एक प्रकार से नेगोशिएशन लेवल पर बात करें, तब जाकर के रशिया और यूक्रेन के रिश्ते बहाल हो पाएंगे। हमने तो पहले ही कहा था आपसे ऐसा करिएगा। बोले हमें भी रियलाइज हो रहा है आप सही थे।
क्योंकि आपको मंच मिलने जा रहा है, कृपया करके इसका फायदा लें। आप G20 के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। इंडिया ने कहा पता है हमें, हम अभी भी आपसे कह रहे हैं दुनिया में बिना डायलॉग के कुछ संभव नहीं होगा। बोले चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीरें दिखाई ओलाफ स्कॉल्ज, इंडिया आए, इंडिया ने इनको चढ़ाया, बहुत बढ़िया से कहा कि देखिए बहुत अच्छा किया आप हमारे पास आए। क्यों? क्योंकि इंडिया और जर्मनी का जो व्यापार है वो यूरोप में सबसे बड़ा है। इंडिया ने कहा ओलाफ जी आपको यह बात पता होनी चाहिए, मैं मोदी जी की एक्टिंग नहीं कर रहा हूं, सॉरी, ओलाफ जी आपको यह बात पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? कि आप और हम G4 के मेंबर हैं। सर जी ये G4 क्या होता है? अरे G4 वही तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट चाहता है। सर ये परमानेंट सीट में कितने लोग हैं? ऑलरेडी 5 हैं। कौन है? 4 तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विनर हैं और एक चीन को साथ में घसीट लिए थे कि तुम सबसे ज्यादा आबादी रखते हो। हम लोग 4 G4 मेंबर हैं। कौन कौन है? इंडिया वाले, जर्मनी वाले, ब्राजील वाले। कमेंट बॉक्स में बता दो चौथा कौन है, ताकि हमको भी पता चल जाए कि आप कितना अवेयर हैं। G4 वो कंट्रीज का समूह है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर चाहता है। जर्मनी चूंकि युद्ध हारा था, यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भले ही क्यों ना हो, लेकिन वो यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं है। इंडिया को साथ रख के वो भी ये विजन देखता है। इंडिया ने कहा साथ रहोगे तो फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो भाई साहब यहां पर इनकी यात्रा करके इनको समझाया गया। इनने कहा साहब सरकार से निवेदन है, आप लोगों ने अभी एरो शो लगाया था, उसमें पता चला कि आपने अपना प्लान बनाया है 2025 तक $5 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट कर दोगे, कुछ ऑर्डर वॉर्डर हमें भी दे दो। हमने सुना है कि आपके टाटा वाले जो हैं वो खुश कर दिए हैं। बोले किसको? जापान है, बिल्कुल सही। अमिया, नवनीत, राजेश, आंचल, अक्षय, प्रतीक, आदित्य, बहुत सही। G4 के अंदर 4 देश। देखो भैया बात ऐसी है, ये कहानी में जो मैं पॉइंट बोलता चला जाता हूं ना, इन्हें लिख लिया करो, प्रफुल्लित मत हुआ करो कि भैया मजा आ गया, सर ने मजे दे दिए। मजा नहीं आ रहा है, मैं फैक्ट दे रहा हूं, आपको फैक्ट लिखते हुए चलना है। यहां भाई सर ने ये लाइन बोल दी है, लिख लेना है। कहानी में हमने पिरो रखा है बस इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साहब। तो सर एक बात बताइए, हम कहां थे? हम भूल गए यार, कहां थे गुरु हम? हाँ, एरो शो के अंदर थे। तो एरो शो के अंदर क्या हुआ था? तो एरो शो के अंदर हमने ये कहा था कि भाई साहब टाटा से हम आए थे, टाटा वालों ने खुशी दी थी अमेरिका वालों को, फ्रांस वालों को, यूके वालों को। इंडिया से कहा, रशिया वालों ने, आपने खुशियां उनको बांट दी। एक काम करो, हम अपना सुखोई जो सुपर जेट 100 लोगों को बिठाने वाला है वो आपके साथ बना दें। सबको लग रहा है इंडिया बहुत पैसे वाला है, इनके पास चलिए और इनसे बहुत ज्यादा धन कमा के आ जाइए। तो इस बार सीधी यात्रा ओलाफ स्कॉल्ज ने स्वतः ही कर दी, क्योंकि देखिए ध्यान से समझिएगा, इंडिया ने अभी इन दिनों सबको खुश कर रखा है। टाटा ने ऑर्डर देकर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इनके लोगों को रोजगार दे दिया है। इंडिगो ने 500 पहले से ही विमानों का ऑर्डर कर रखा है। रशिया वाले खुद चले आए हैं कि हम आपके HAL के साथ मिलकर के यहीं पे फाइटर जेट बना लेंगे, हम यहीं पर बिठाने वाला जहाज बना, सब राजी हैं। लेकिन इसी बीच में ये जो अपने वाले ओलाफ स्कॉल्ज हैं, इनने कहा हमारी तो कहीं चर्चा ही नहीं थी इसमें, हम क्या करें। ये खुद चले आए, इनने कहा सुनो 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 सुनो, आपने हवाई जहाज की बातें करी ना सबसे। बोले हाँ, हमसे सबमरीन की कर लो, हम सबमरीन देंगे आपको, सबमरीन बनवा लो हमसे। इंडिया ने कहा ओके माय डियर फ्रेंड, लेकिन आपको इंडिया में मेक इन इंडिया करना पड़ेगा। सर टेक्नोलॉजी नहीं देंगे हम। बोले सुनो बात ऐसी है, टेक्नोलॉजी ना देने पर हमने फ्रांस को वापस भेज दिया। टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें आत्मनिर्भर होना है, अपनी सबमरीन बनाएंगे। 2047 के बाद भारतीय सेना कोई सामान बाहर से नहीं खरीदेगी। 2047 तक हम सारे खाने चित कर लेंगे। देश की आजादी की जब 100वीं वर्षगांठ मन रही होगी, हमारा देश पूरी तरह आत्मनिर्भर होगा, चाहे फ्यूल के बेसिस पे हो, चाहे मिलिट्री के बेसिस पे हो। ऐसे ही थोड़ी विश्व की सुपर पावर वापस बनना है भाई। ओके, तो अब टेक्नोलॉजी के नाम पर चर्चाएं हो रही हैं, तो एक तरीके से ये इस कारण भी आए, बहुत सारे कारण हैं। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। आपको याद होगा हमने 1 साल पूरे होने पर एक अवसर पे अपने अंकित इंस्पायर इंडिया पे एक सेशन किया था कि दुनिया भर के विदेश मंत्री इंडिया पहुंच रहे हैं, जिनमें अमेरिका और रूस वाले भी आ रहे हैं। ये आकर करेंगे क्या? गुफ्तगू करेंगे कि साहब इस युद्ध को शांत करो, भारत पर प्रेशर बनाएंगे। क्या प्रेशर बनाएंगे? कि आप कोशिश करो कि आप रूस का विरोध कर सके। इंडिया ने कह दिया हम ऐसा नहीं करेंगे। यूक्रेन के जेलेंस्की कहते हैं कि अब 2023 में हम युद्ध को जीतेंगे। भैया तुम कैसे जीत लोगे? हम तो मुखौटे हैं। बोले मतलब कहना क्या चाहते हो? आप खुद नहीं लड़ रहे हो, आपको पैसा मिल रहा है दुनिया भर का,
कारण कैसे पता चला? क्योंकि जर्मनी ने हाल ही में आप ही को भेजने के लिए लियोपोल्ड 2 जो बैटल टैंक है वो आप ही को तो भेजने की बात की थी। इससे आपको लग रहा है कि आप युद्ध जीतेंगे। आपको जो टैंक मिल रहे हैं उन टैंक की विशेषता सबको पता है कि जो लेपर्ड 2 है असल मायने में वो जर्मन का टैंक है और वो टैंक काफी भयानक टैंक है। असल में इस टैंक की विशेषता यह बताई जाती है, जर्मनी के द्वारा निर्मित टैंक जिसको हाल ही में जर्मनी ने यूक्रेन को देने का वादा किया है, उसकी कहानी क्या है कि यह रशिया के जो बंकर बने हुए हैं उनको फोड़ सकता है। और बंकरों को फोड़ सकता है इसका मतलब है कि सीधा सीधा नुकसान पहुंचा सकता है। और दूसरी बड़ी बात, चूंकि यूरोप में बन रहा है तो यूक्रेन में उसका सामान तुरंत पहुंचेगा, ट्रेनिंग तुरंत हो जाएगी, स्पेयर पार्ट्स तुरंत मिल जाएंगे। तो लेपर्ड 2 की इन्हीं खासियतों से प्रेरित होकर, हमने इस पर पहले भी सेशन किया हुआ है, यूक्रेन आशान्वित है कि इसे युद्ध जीतने का मौका मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में हमने एक आंकड़ा खंगाला जिसमें पता चला कि सबसे ज्यादा यूक्रेन को सैन्य मदद किसने दी? आंसर निकला अमेरिका का। उसने $46 बिलियन की अब तक मदद दी है। लेकिन जर्मनी भी पीछे नहीं था, $2.5 बिलियन की यह भी मदद दे चुका है। यूक्रेन कह रहा है कि हम युद्ध जीतेंगे, लेकिन जनाब जर्मनी की इसी मदद का तो असल में जर्मनी में विरोध हो रहा है। जर्मनी के लोग प्रोटेस्ट करने सड़कों पर उतरे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि आपने मदद के नाम पर टैंक भेजकर आपने यह मैसेज दे दिया है कि युद्ध में जर्मनी शामिल है। 10,000 से ज्यादा लोग इसलिए यहां पर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को हथियार देने का जो आप काम कर रहे हैं इसे इमीडिएटली रोकें, हम इसका विरोध करते हैं। और इस कारण से जर्मन सरकार के जो शीर्ष अधिकारी हैं उनके हाथ पांव फूल गए, क्योंकि इस समय ओलाफ स्कॉल्ज वहां है नहीं और वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। यह प्रोटेस्ट की अब आपको वैल्यू समझ में आ गई होगी, लोगों का सड़क पर खड़ा होना आपको समझ में आ गया होगा। इसके पीछे लोगों ने ऐसी मंशा जाहिर क्यों की? क्या जर्मनी के लोग यूक्रेन के लोगों के साथ नहीं है क्या? निश्चित हैं, युद्ध का वो विरोध करते हैं, लेकिन मुसीबत दूसरी है। मुसीबत यह है कि जर्मनी जो है ना वो 2023 में रिसेशन की तरफ जा रहा है, मंदी की तरफ जा रहा है। यहां की जीडीपी 0.4% के हिसाब से डिक्लाइन कर चुकी है। अगर आपने हाल ही में हमने एक डेटा शेयर किया था अपने पुराने सेशंस में, जिनमें बताया था कि जर्मनी जो है ना उसकी 2020 में -3.7% जीडीपी जो थी वो कॉन्ट्रैक्ट की थी। फिलहाल ये जीडीपी हल्का हल्का ग्रो करने लगी है। दैट मींस जर्मनी जैसे देशों को युद्ध का बहुत नुकसान हुआ। कैसे नुकसान हुआ? क्योंकि असल मायने में नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जो थी वो रशिया से गैस प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन थी जर्मनी के लिए। अब वही गैस पाइपलाइन रुक गई है, जिसकी वजह से जर्मनी में महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ने से लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ऐसी स्थिति में यहां पर जो लोग हैं वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने घर की सोचिए, क्योंकि ऑलरेडी आपकी इकोनॉमी को 100 बिलियन यूरो यानी लगभग $160 बिलियन का नुकसान हो चुका है। और जब इतना नुकसान हो चुका है तो हम लोगों को मत मारो। क्यों मत मारो? क्योंकि रशिया जिन देशों को सबसे ज्यादा गैस एक्सपोर्ट करता था उनमें जर्मनी था। अब जब उसे गैस नहीं मिल रही है तो प्रत्येक व्यक्ति की जो आय है, इंडिविजुअल व्यक्ति की जो आय है जर्मनी में वो 2000 यूरो कम हो गई है। क्यों? क्योंकि उसको सामान उतना ही महंगा पड़ रहा है गैस महंगा होने के कारण। समझ में आया? आपको मालूम होना चाहिए ओलाफ स्कॉल्ज ऐसे ही प्रेशर से परेशान होकर पहले चीन गए थे कि पुतिन को समझाओ कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब ना चला दे, अदरवाइज हम खत्म हो जाएंगे। अब वो इंडिया आए हैं। क्यों आए हैं? ताकि इंडिया को मना सके कि ये यूक्रेन युद्ध की शांति के लिए काम करे और इंडिया मिलकर के मतलब जर्मनी के साथ में काम करते हुए रशिया को मनाए, ताकि जर्मनी के अंदर स्थितियां सामान्य हो जाएं। भारत ने अपने द्वारा इस मीटिंग के अंदर अपनी सारी चीजें तस्वीरों के माध्यम से साझा की। प्रधानमंत्री ने यहां पर कहा कि पूरे यूरोप में जर्मनी हमारा सबसे बढ़िया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और हम चाहते हैं कि इस युद्ध को बातचीत के माध्यम से सफलतापूर्वक संपन्न किया जाए, इसको खत्म किया जाए। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हैदराबाद हाउस में इनके साथ मुलाकात की तस्वीरें भी साझा की गई। अरिंदम बागची जी ने भी बताया कि मीटिंग बड़ी सक्सेसफुल रही। दोनों देशों के अंदर गहरी समझ है और यह कहा गया कि जर्मनी भी चाहता है कि भारतीय लोग जो आईटी इंडस्ट्री में हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं, टेक्नोलॉजी में हैं, वो जर्मनी आकर नौकरी करें, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में 1800 से ज्यादा जर्मनी की कंपनियां काम कर रही हैं। हम चाहते हैं कि इंडियंस जो हैं उनका बड़ा ब्रेन, बड़े इंटेलिजेंट लोग हमारे देश में आए और जॉब करें। तो एक प्रकार से जॉब अपॉर्चुनिटी भी ये यहां आकर के दे गए हैं।
एक बड़ी ही रोमांचक कर देने वाली तस्वीर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। तस्वीर क्या है? मैं अक्सर कहता हूं आप सभी से कि जब भी कोई भी विदेशी डेलीगेशन या मंत्री आता है, हमारे देश की राजनीति में यह बवाल बहुत आता है जिसमें यह कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे उद्योगपति क्या करते हैं। मैं ऐसी ही एक तस्वीर आपके लिए लेकर आया हूं। यहां पर हमारे प्रधानमंत्री बैठे हैं, सामने हमारे देश के कई उद्योगपति बैठे हैं। यह तस्वीर के अंदर ओलाफ स्कॉल्ज यहां सामने बैठे हैं, उनके देश के कई उद्योगपति और सीईओ सामने बैठे हैं। याद रखिएगा, कोई भी विदेशी यात्रा किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की हो बिना उद्योगपतियों के कंप्लीट नहीं होती है। आजकल मंत्रियों के दौर खत्म हो गए कि प्रधानमंत्री अपने साथ मंत्रियों को लेकर चलते होंगे, चांसलर अपने साथ मंत्रियों को लेकर चलते होंगे। नहीं, आजकल उद्योगपतियों को लेकर चलते हैं। यही लोग एक दूसरे के साथ टाई अप करवाते हैं। यह तस्वीर उसी की एक निशानी है, आपको समझ में आना चाहिए। बात की जाए लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन इंडिया की, तो इंडिया का छठा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ओवरऑल में जर्मनी है। यूएस नंबर 1 पर है। इसके बारे में कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जा चुके हैं। नंबर 2 पर चाइना आता है। ठीक है, मैंने शुरुआत में आपसे पूछा था भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील G4 के मेंबर हैं। यह मैंने लिखित में दे दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ब्राजील, जर्मनी, भारत, जापान G4 के वो मेंबर हैं जो यूएन के अंदर स्थायी सदस्यता चाहते हैं, मिलकर के परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं। ठीक है ना, यूएनएससी के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। अब हम बात करते हैं भारत जर्मनी के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में, बायलैटरल रिलेशंस के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, भारत के बायलैटरल संबंध 2021 में 70वीं एनिवर्सरी ऑलरेडी मना चुके हैं, लेकिन हम लोग एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर 2000 से हैं, वर्ष 2000 से। इसका मतलब एक दूसरे के साथ रणनीतिक चर्चाएं कर सकते हैं कि हमें फायदा किसमें हो, उसकी बैठकर टेबल पर टॉक कर सकते हैं। तभी तो जर्मनी जब फिलहाल हमारे देश में है तो उन्होंने हमारे साथ में डिफेंस कॉपरेशन की बातचीत की, और डिफेंस कॉपरेशन में वो भारत के साथ सबमरीन बनाना चाहते हैं। सबमरीन के लिए वो भारत को $5.2 बिलियन का जो उनको ऑर्डर मिल सकता है, उसके इंतजार में वो इंडिया आए हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत जिस प्रकार से प्रोजेक्ट 75 के नाम से फ्रांस के साथ 6 कलवरी क्लास की सबमरीन बनाया था, वैसे ही जर्मनी के साथ प्रोजेक्ट 75I के नाम से सबमरीन बनाएगा। लेकिन भारत ने ऑलरेडी एक कंडीशन डाल रखी है। कंडीशन क्या? कि आप लोग प्रोजेक्ट 75 के आधार पर भले ही हमारे साथ सबमरीन बना लेना, भले ही हम आपको पैसे का टारगेट दे देंगे, लेकिन कंडीशन यह है क्योंकि हमको टेक्नोलॉजी सीखनी है। टेक्नोलॉजी में कौन सी चीज सीखनी है? टेक्नोलॉजी में हमारी नेवी चूंकि ऑलरेडी कह रखी है कि 2047 तक हम आत्मनिर्भर हो जाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में इंडिया ने फ्रांस से पहले यह कहा था कि प्रोजेक्ट 75I हम शुरू करेंगे आपके साथ, सबमरीन का निर्माण हम करना चाहते हैं, लेकिन याद रखिएगा हमें आपसे वो टेक्नोलॉजी चाहिए। कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए? जिसके अंदर आपका जब सबमरीन पानी की गहराई में हो तो बैटरी बिना ऑक्सीजन के चल सके, हमें वो टेक्नोलॉजी चाहिए। ऐसी स्थिति में इन लोगों ने थोड़ा किनारा कर लिया। हम AIP टेक्नोलॉजी चाहते हैं, एयर इंडिपेंडेंट पावर टेक्नोलॉजी चाहते हैं सबमरीन के अंदर फ्रांस से। फ्रांस की कंपनीज को लगा भारत अगर ये चीज सीख गया तो मजगांव डॉकयार्ड में तो ये ऑलरेडी सबमरीन खुद से बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी सीखने के बाद तो ये खुद से ही सारी सबमरीन बना लेंगे। हालांकि जर्मनी सोचता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी देकर के भी पैसे कमाए जा सके तो इंडिया से पैसे ले लिए जाएं। आफ्टर ऑल $5 बिलियन का समझौता होने वाला है। आपको याद होना चाहिए प्रोजेक्ट 75 एक बार भारत के द्वारा शुरू किया गया था, जिसके तहत भारत को कलवरी क्लास की 6 सबमरीन देनी थी, जिनमें से आपके सामने ये है। आखिरी वाली जो है 2024 तक हमारे अंदर लागू हो जाएगी वगशीर के नाम से। प्रोजेक्ट 75I जो है वो जर्मनी के साथ में हम लोगों को सबमरीन मिलने का प्रोजेक्ट है। ठीक है, प्रोजेक्ट 75 क्या है, इसको लेकर के ऑलरेडी CJET करके जो पेपर होता है उसमें सवाल पूछा जा चुका है। ओ माय गॉड, टेक्निकली मेरे सेशन यही खत्म हो जाया करते थे। खैर चलो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को जर्मनी के विषय पर जो विस्तार पूर्वक हमने एनालिसिस किया है वो एक ही सेशन में समझ में तो आया होगा। विजन आपके पास 2 हैं। विजन क्या है कि या तो आप इस सेशन को यह समझे कि सर कितना बड़ा सेशन दे दिया, इतना बड़ा देने की जरूरत थी क्या, पर मैं करूं क्या, मुझे इतनी सारी न्यूज आपको एक ही सेशन में देनी थी। सोचो, ऐसे 5 बड़े एनालिसिस आज के सेशन में हैं और 1 लाइनर 10 सवाल हैं। अगर आपको वाकई में लगता है कि मैंने आपके साथ कमिटमेंट फुलफिल करते हुए आपके लिए यह काम शुरू कर दिया है, देखिए मेरा एक कमिटमेंट रहा है हमेशा से, मैं दोहरा देता हूं, सेल्फ प्रमोशन का चांस मिला है तो बता देता हूं, मैंने डे 1 से यह प्रॉमिस लिया हुआ है कि मैं करंट अफेयर कभी भी पेड बैच में नहीं लाऊंगा,
क्योंकि जो चीज मैं अपने दोस्तों को मुफ्त में दे सकता हूं वो मैं दे रहा हूं, दैट इज करंट अफेयर। लेकिन आप लोगों तक यहां पहुंचने के पीछे 15-20 लोग काम करते हैं। सब तरह की चीजें जरूरी होती हैं, और अच्छा करने के लिए और अच्छा काम करना पड़ता है, इसलिए हम कुछ पेड बैचेस भी लाते हैं। वो पेड बैचेस होते हैं हमारे स्टैटिक जीके के, जिसमें हम आपको एक अलग लेवल का जीके, जो कि 1 तारीख से शुरू हो रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का, वो पढ़ाएंगे। आपके लिए एप्लीकेशन ऑलरेडी कमेंट में पिन है, आज ही जाकर अपनी सीट बुक करा लीजिए। जबरदस्त जिस तरह से यहां पर बोर्ड पर बैठकर आप करंट का ज्ञान में गुप्तियां लगा रहे हैं, ऐसे ही आप वहां पर भी गोते लगाएंगे, ठीक है ना। मैं आपको फिर से केवल इतना याद दिला रहा हूं कि 1 मार्च से हमारा कोर्स, पेड कोर्स शुरू हो रहा है, जिसमें 1999 में पूरी 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कराए जा रहे हैं। यहां पर कंसेप्ट बिल्डिंग भी होगा, नोट्स भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, जिनका आप प्रिंट निकाल पाएंगे। प्रॉपर तरीके से एनालिसिस के साथ आपके क्लासेस को चलाया जाएगा। मैं फिर से आपको बता दूं, लाइव क्लासेस डिजिटल बोर्ड पर ली जाएंगी। कॉल सेंटर की फैसिलिटी हमने आपको उपलब्ध करा दी है। हमारे कई नंबर हमने आप लोगों को उपलब्ध करा दिए हैं। हमारे जो लिंक जो हमने दिया हुआ है एप्लीकेशन का, उसका नाम RNA बाय अंकित अवस्थी है। पेड कोर्सेज के अंदर हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप वहां जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। आपके डाउट्स हो सकते हैं कि कोर्स की लैंग्वेज क्या होगी, तो ये बाईलैंग्वेज होगा, हिंदी इंग्लिश में होगा, पीडीएफ भी हिंदी इंग्लिश में होंगे। क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी, लेकिन अगर आप नहीं देख पाएंगे तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगी। मंडे टू फ्राइडे शाम 8:30 बजे होगा, 1 घंटे का क्लास होगा, मंडे टू फ्राइडे होगा। वीकली टेस्ट करंट अफेयर का लिया जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर विनर्स के लिए हमने कुछ प्राइजेस भी सोचे हैं, जो भी विनर्स होंगे उनको हम आपको बताएंगे। फिलहाल हमारी टेक्निकल टीम से आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, आपको इन नंबर से कॉल्स भी आ सकते हैं, है ना। जिन्होंने कोई भी प्रकार की असुविधा फेस की हो, जिन्होंने हमारे पास कॉल किया हो, हम ना उठा पाए हो, उन्हें इन नंबर से रिटर्न कॉल भी आ सकते हैं, तो आप उनसे थोड़ा तमीज से पेश आएं, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।